नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2019 के चुनाव में अगर किसी चीज की हार हुई है तो गंभीरता की हार हुई है। गंभीर मुद्दे चुनाव से लापता हो गए, लेकिन कार्टून की दुनिया में उनकी गंभीरता बची रही। इंटरव्यू होता नहीं था कि लोग हंसना शुरू कर देते थे। ह्यूमर नहीं होता तो 2019 का चुनाव सीरियस नहीं होता। पत्रकारों की जगह अभिनेताओं ने ले ली और सवाल लतीफे बन गए। कई बार तो लगा कि नेता खुद ही कार्टून बन रहे हैं और कार्टूनिस्ट सिर्फ स्केच कर रहे हैं उसे देखकर। भयंकर गर्मी में हुए इस चुनाव में न्यूज चैनल उकता रहे थे, तभी चौथे चरण के खत्म होते ही 29 अप्रैल को भारतीय सेना ने एक ट्वीट किया कि पहली बार मिथकिया येती के पांव के निशान देखे गए हैं। येती साहब के आते ही चैनलों की बोरियत टूटी और हिम मानव पर चर्चा होने लगी। वैसे ही जैसे टेलकम पाउडर के विज्ञापन में पाउडर लगाते ही सुंदरी हिमालय की ठंडक में पहुंच जाती थी, चुनाव में येती रूपक बन गया, कार्टून का कैरेक्टर बन गया। एक तरह से सत्याग्रह scroll.in पर राजेंद्र धोड़पकर साहब ने भी एक कार्टून बनाया येती को लेकर, और बीबीसी हिंदी में कीर्तिश ने भी अपने कार्टून में येती को एक मुद्दा बनाया। ये राजेंद्र साहब का कार्टून है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान जब उसने सिंधु घाटी पर विजय प्राप्त की थी तो इच्छा प्रकट की थी कि वह येती देखना चाहता है। काश सिकंदर इस वक्त अलाइव होता, यानी इंडिया में लाइव होता। यह जानकारी हमें नेशनल ज्योग्राफिक से मिली है। हम सोचते रहे कि चौथे चरण में हिम मानव कैसे आ गया। इसका जवाब 7वें चरण की समाप्ति से 2 दिन पहले मिला, जब भारतीय राजनीति के महामानव प्रधानमंत्री केदारनाथ की कंदरा में पहुंच गए। 10,000 साल पहले मानव ने कंदरा छोड़ दी थी। 2019 में मानव निर्मित ह्यूमन मेड कंदरा से सीधा प्रसारण हुआ। यह विज्ञान की पुरातात्विक घटना थी, आर्कियोलॉजिकल घटना थी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने सभी सुविधाओं से लैस मानव निर्मित कंदरा में ध्यान लगाया, मैदानी इलाकों में तप रहे ट्विटर वासियों का ध्यान टूटा, हंसी मजाक शुरू हुआ और कार्टून बनने लगे। लेकिन लोग सीरियस हैं, वे अब इन्हीं गुफाओं में जाना चाहते हैं। गढ़वाल मंडल निगम को खूब फोन कर रहे हैं। यह गुफा अभी आम लोगों के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। शायद जुलाई तक नियमावली बन जाए, तब बुकिंग शुरू होगी, तब जाकर आप यहां गुफा में रह सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं। पहली बार भारत के चुनाव में हिमयुग, आइस एज और पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज की चर्चा हुई। अभी तक इंडिया के चुनाव ऐतिहासिक हुआ करते थे, अब जाकर प्रागैतिहासिक भी होने लगे, प्री हिस्टोरिक होने लगे। इतिहास के पहले के समय के दौर में हम पहुंचने लगे। आज हम इस युग को देखने वाले कार्टूनिस्टों से बात करेंगे। उन्होंने कैसे इस चुनाव को देखा। कार्टून की एक खास बात यह होती है कि पहले कैरेक्टर दिखता है, फिर कार्टून आता है, लेकिन यहां तो कार्टून पहले दिखा और कार्टूनिस्ट बाद में आया। हम आमतौर पर कार्टूनिस्ट का चेहरा नहीं देख पाते, नाम तक नहीं जानते, हां उनके हस्ताक्षर को पहचानते हैं। पवन टून है पटना के कार्टूनिस्ट। हिंदुस्तान अखबार में इनके कार्टून रोजाना छपते हैं। इनकी भाषा अलग है, मैं पढ़कर बताता हूं, बस आप सीरियस होकर समझिएगा। पवन के इस कार्टून में टीवी के कवरेज पर तंज है। कैमरे वाले यहां वहां चढ़ जाते हैं, दौड़ते नजर आते हैं, मगर जनता को खबर तो नजर आती नहीं। तो इस कार्टून में चुनावी सभा कवर कर रहे कैमरामैन से एक मतदाता कह रहा है कि देख लो चैनलवा वाला के चौकीदार जी का हेलीकॉप्टर उतरा नहीं, ये हमर गोईठा धांगते चढ़ गया खंबा पर, सबसे तेज खबर चलावेला। मतलब ये तंज है कि हर रैली प्रधानमंत्री की हो रही है और किस तरह से कैमरा वाले इधर से उधर हर एंगल से दिखा रहे हैं, और विपक्ष तो है नहीं। अब दूसरा कार्टून में देखिए कि टीवी की बहस में जाने के लिए एक्सपर्ट साहब घर में तैयार हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि चाय छोड़ो, अभी लगातार बेल का शरबत ही पिलाते रहो कि कंठ ठंडायल रहे, मतलब कंठ थोड़ा तरावट बनी रहे। अब कल से 2 दिन 24 घंटा न्यूज चैनल पर चाय चाय ही करते रहना है एग्जिट पोल के नाम पर। ये सारे कार्टून हिंदुस्तान अखबार में छपते हैं। एक्सपर्ट जी एग्जिट पोल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने इसमें देखा। अब मैं दूसरे कार्टून की तरफ इशारा ले चलता हूं कि इस कार्टून में मतदाता डॉक्टर साहब के पास अब पहुंच रहा है। एक दूसरा कार्टून है, इसमें वो आके बोल रहा है डॉक्टर से कि अचानक सुनाई देना बंद कर दिया डॉक्टर साहब, खाली सनसनाहट है कान में। हुआ ये कि लाउडस्पीकर की आवाज बंद हो गई है, तो ये शिकायत कर रहा है कि वो आवाजें कहां गई। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार खत्म होने के इफेक्ट हैं ये। सवेरे से 8 दर्जन आदमी यही समस्या लेकर आया है। तो कार्टून वायरल होने लगे हैं, शेयर होने लगे हैं, अब अखबार के कोने में सिमटे नहीं रहते, और अब एक अखबार की संपत्ति भी नहीं रहा। पाठक कब कौन सा कार्टून लेकर दौड़ पड़ेगा, ये अखबार के सीरियस संपादक को भी नहीं पता होता है। सतीश आचार्य के कार्टून कितने मारक हैं, सीधे मिसाइल की तरह। आज के तमाम मुद्दों को अपनी नजर से गढ़ने वाले सतीश आचार्य सुदूर दक्षिण में रहते हुए भी दिल्ली की राजनीति में धमक बनाए रखते हैं।
चुनाव आयोग को लेकर उनके बनाए कार्टून पर आप नजर डालिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए कि उन्होंने ईसी कैसे लिखा है, कर्सिव राइटिंग की तरह, किस तरह से इलेक्शन कमीशन बनाया है, जैसे आयोग की रीढ़ टेढ़ी हो गई है और ई का एक सिरा जी हुजूरी में बदल गया, साष्टांग दंडवत में आपके चुनाव आयोग साहब नजर आ रहे हैं। और सतीश का एक दूसरा कार्टून है बूथ लूटिंग की विकास यात्रा, जैसे हम हिम युग से ऐतिहासिक युग में पहुंचे, तो इस तरह से कार्टून भी है कि बाहुबली जो है वो एक तरह से पत्थर का मुग्दल लिए मतदाता को घसीटे चला रहा है, फिर वो मतपेटी को लेकर भाग रहा है, फिर वो बैलेट पर अपना ठप्पा लगवा रहा है, और अब उसकी जगह आईटी वाला आ गया है जो ईवीएम मशीन को मैनेज कर रहा है। ये सतीश आचार्य के कार्टून हैं। अब नमो टीवी को लेकर भी कार्टूनिस्टों ने की कल्पनाएं खूब जगी हैं। सतीश आचार्य का कार्टून देखिए, इसमें बाकी चैनल वाले रो रहे हैं, सल्क कर रहे हैं इंग्लिश में कि हुजूर हम लोगों से क्या कमी रह गई कि आप खुद ही नमो टीवी ले आए, हम तो आपके लिए ही नमो टीवी बने हुए थे, आप हमारी प्राण प्रतिष्ठा क्यों ले रहे हैं, जनता हम पर हंस रही है, आप नमो टीवी वापस ले जाएं। लेकिन ये जैसे आए थे वैसे ही गए नमो टीवी, और इस तरह से इस पर हुआ। तो ये हुआ कि अब एक दूसरा कार्टून ये है, सतीश आचार्य का एक और कार्टून है कि अब पूछ रहा है इनसे कि ये इतने सारा टोकरी में सारे चैनलों के यहां पर रिमोट रखे हुए हैं, और उनसे पूछ रहा है कि नमो टीवी का रिमोट है आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेताओं के कार्टून नहीं बने इस बार, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि अमित शाह जो हैं वो अभी हम आ रहे हैं, तो मुख्य रूप से इसमें प्रधानमंत्री, मीडिया और चुनाव आयोग रहा। तो मंजुल के ये कार्टून है, मंजुल ने चुनाव आयोग को लेकर बनाया कि अमित शाह माइक रोक रहे हैं और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि भाई देखिए आप मेरी सेना कह लीजिए, मेरा एयरफोर्स कह लीजिए, ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन इट्स फाइन, चलेगा। चुनाव आयोग को मत कह दीजिए कि ये मेरा चुनाव आयोग है, जनता समझती है लेकिन कह मत दीजिएगा। और इसमें एक पत्रकार, एक दूसरा कार्टून ये है कि पत्रकार जो है वो माइक बढ़ाकर पूछ रही है कि सर चुनाव आयोग में कौन जीत रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जीत रहे हैं, आयुक्त सुशील चंद्रा साहब जीत रहे हैं, या आयुक्त अशोक लवासा जीत रहे हैं, इनमें से कौन जीत रहा है। आप जानते हैं कि इन सब के बीच में विवाद हुआ था असहमति के नोट्स को लेकर। तो मीडिया का यह कोना धारदार रहा, भले ही मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मुख्य चेहरा है वो कमजोर नजर आया। कार्टूनिस्टों ने किसी को नहीं छोड़ा। कई बार लगा कि मीडिया नहीं होने की भरपाई अपने कार्टूनिस्ट कर रहे हैं, और बीबीसी हिंदी पर कीर्तिश भट्ट और गोपाल के कार्टून भी मीडिया और चुनाव आयोग पर अपने समय को दर्ज कर रहे थे। ये सब मंजुल के ही कार्टून है आपके स्क्रीन पर, और ये सब शेयर हो रहे थे। तो अब मैं आप कीर्तिश का ही कार्टून दिखाना चाहता हूं कि ये कीर्तिश का एक कार्टून है, बीबीसी हिंदी पर है, कि इसमें एक रिमोट है और सारे बटन पर आप देखिए कि किस तरह से एक कार्टूनिस्ट कई रिमोट को टोकरी में डालकर गोदी मीडिया के रूप में दिखा रहा है। लेकिन कीर्तिश ने दिखाया कि एक रिमोट है जिसके सारे बटन पर नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। तो एक तरह से कार्टूनिस्ट टेलीविजन की छवि को इस तरह से देख रहा है। दूसरे कार्टून में एक किरदार है जो चुनाव आयोग से कहता है कि इस तरह से कि वोट प्लीज, ये मतदान का है कि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान का, ये इन दोनों के बीच में हो रहा है। एक दूसरा कार्टून है कीर्तिश का जिसमें विश्व पुस्तक दिवस, आप जानते हैं कि चुनाव के बीच में ही आ गया था, इसमें कोई आचार संहिता की किताब चुनाव आयोग को भेंट कर रहा है। तो एक तरह से कार्टूनिस्टों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये राजेंद्र धोड़पकर साहब का कार्टून है जो सत्याग्रह scroll.in पर इनका कार्टून नियमित रूप से आता है। इसमें कहा जा रहा है कि महाराज जी बड़े विरक्त संत हैं, इनके पास सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र, कमंडल, मोबाइल और 4-4 कैमरा मैनों के अलावा कुछ भी नहीं रहता। इसका मतलब है कि आप कैमरा रख लीजिए तो अब आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं रही। तो ये ये बहुत दिलचस्प कार्टून है कि दो, एक तरह से आप समझिए कि ये जेल जैसा है जिसमें अंधेरा है और अंधेरे में निगाहें देख रही हैं, और एक तरफ से ऊंचे एक तरह से पिंजड़े से प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह हैं, ममता बनर्जी को तानाशाह कह रहे हैं, और उसे छोटा पिंजड़ा बना हुआ है जिसमें बैठकर ममता बनर्जी इन दोनों को तानाशाह कह रही हैं। एक का तानाशाह भगवा रंग में रंगा हुआ है और एक का तानाशाह नीले रंग से लिखा हुआ है। तो अब गोपाल का भी कार्टून हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये कार्टून मुझे खास तौर से पसंद आया कि इस चुनाव में गोडसे को देशभक्त बताया गया और गांधी के नाम पर कितने झूठ बोले गए। तो आप देख रहे हैं कि कौवे चारों तरफ से चोंच मार रहे हैं, बीट कर रहे हैं गांधी के चेहरे पर, और गांधी के चेहरे पर एक तरह से खिन्नता भी है और वो असहायपन भी दिख रहा है, और कौवों ने उस पर हमला कर दिया। ये नमो टीवी का कार्टून है,
गोपाल ने बनाया कि आचार संहिता को एक तरह से दिखाया गया किस तरह से उनकी मुट्ठी में है, वो सिमट के रह गया है, और टीवी जो है, और ये एग्जिट पोल का ये गोपाल का बनाया हुआ कार्टून है। तो कार्टूनिस्ट इस चुनाव को जिस नजर से दर्ज कर रहे थे, क्या मीडिया उस नजर से चुनाव को देख रहा था? ये अजीब बात है कि किसी की तीसरी आंख मीडिया को देख रही थी। ये और बात है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो जिसमें कांग्रेस भी सहयोगी है, HD कुमारस्वामी साहब ने कार्टून से इतने चिढ़ गए हैं कि उनको लगता है कि हमारे नेताओं का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो कानून बनाया जाए। तो कार्टूनिस्टों ने इस चुनाव को किस तरह से देखा? हमारे साथ मंजुल हैं और पवन टून हैं पटना से। मंजुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में बड़ा आक्रोश दिख रहा है सिस्टम को लेकर आप लोगों के कार्टून में, हालांकि विपक्ष भी है। आमतौर पर विपक्ष ज्यादा कार्टूनिस्टों के लिए कई बार पिछले चुनावों में अगर आप देखें तो बहुत सारा मटेरियल देते हैं। इस बार मैं देख रहा था कि आप लोगों के कार्टून में नमो टीवी, मीडिया और चुनाव आयोग प्रमुख रूप से छाया हुआ है, ऐसा क्यों? दरअसल रवीश जी, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो मेरी वॉइस शायद आपको ठीक से सुनाई ना दे। पर कार्टूनिस्टों के साथ जो है वो ये है कि जो भी विद्रूप हम देखते हैं, जो भी हम विसंगति देखते हैं, हम एक तरीके से उसका उपहास करने की कोशिश करते हैं, और उस उपहास करने के दौरान हम ये भी चाहते हैं कि जो पाठक है उसको ये बात समझ में आए कि दरअसल चल क्या रहा है, मतलब जो वस्तुस्थिति है वो भी दिखाई दे। आमतौर पे चूंकि मैं पिछले 30 सालों से कार्टून बना रहा हूं, और मैंने देखा यह है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर नया नया आता है तो वो हमेशा, जैसे राजीव गांधी जब वो शुरू में आए तो वो मिस्टर क्लीन थे और वो अपार बहुमत के साथ आए थे, लेकिन 1989 आते आते जो मिस्टर क्लीन थे उनके ऊपर जिस तरह के कार्टून बने वो देखने लायक थे। तो कुल मिला के जो हमने मोदी सरकार के साथ देखा कि ये सरकार जिस अपेक्षाओं को लेकर के आई थी, और पिछले 5 सालों में जब मतलब चुनाव का समय आया और अपनी जो उन्होंने किया था पिछले 5 साल में उसको गिनाने का टाइम आया, तो सारे मुद्दे भूल कर और उन चीज़ों को भूल के कि आपकी उपलब्धि क्या रही, वो बहुत विभिन्न दूसरे मुद्दों पे बातचीत करने लग गए। तो एक कार्टूनिस्ट के लिए एक बहुत मज़ेदार मामला था। अच्छा, ये चीज़ जैसे ही शुरू हुई तो हमने ये देखा कि जिनको आप लोकतंत्र का स्तंभ मानते हैं, जिनको आप ये मानते हैं कि ये लोग रहेंगे तो लोकतंत्र बचा रहेगा, या अगर लोकतंत्र में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको बचाए रखने में ये लोग मदद करेंगे, तो हमने देखा कि उनका जो रुख था, जैसे मीडिया है या चुनाव आयोग है, वो रुख भी थोड़ा अजीबोगरीब था। जिनके पास ये, तो ऑब्वियसली कार्टूनिस्टों के निशाने पे ये लोग भी आए। तो जो बेसिकली जो पिछले चुनावों में, मतलब इस 1 महीने के लंबे चुनाव में और लगभग 2-2.5-3 महीने चले प्रचार में जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, उसमें जहाँ जहाँ आपको ये लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो खबरों में आ रहा है, तो उस पर हम लोगों ने उसको कार्टूनों के माध्यम से दिखाने की कोशिश। सवाल मैं और इसी के साथ पूछ लेना चाहता हूं कि काफी गंभीरता है कार्टून में। अगर आप मीडिया को लेकर देखें, चुनाव आयोग को लेकर देखें और प्रधानमंत्री को लेकर देखें, तो एक उपहास, हंसी, एक तरह का जो वो माहौल होता था हंसने का, हंसाने का, उसकी जगह ऐसा लग रहा था कि मेन मीडिया जब अपना काम नहीं कर रहा है तो आप उसका काम कर रहे हैं, उसमें उतनी मारकता है। कार्टून में धार बहुत तेज है उसका, और वो कार्टून वाला हिस्सा जो हंसा कर कहने वाली बात है, उसकी जगह बड़ा सीरियस अटैक जैसा लगता है। इसमें रवीश भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि जो सबसे धारदार कार्टून है, जो सबसे ज्यादा धारदार कार्टून है, वो आपको लोकतंत्र में नहीं मिलेंगे। जैसे आप अगर ये माना जाए कि अमेरिका में प्रेस फ्रीडम सबसे ज़्यादा है, अगर मैं अज्यूम करूं 1 मिनट के लिए, तो वहाँ के कार्टूनिस्टों का काम आपको शायद उतना धारदार ना लगे जब आप सीरिया के किसी कार्टूनिस्ट का काम देखेंगे, जहाँ पे उसके काम के लिए खतरा बहुत ज़्यादा है।
ये कार्टून एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपके लिए जितना ज्यादा खतरा है, आप पे जितना ज्यादा दबाव है, तो उसके बीच में से आप किस तरह से बच के निकलते हैं और किस तरह से चित्रों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और इतनी सटलिटी के साथ कहते हैं कि वो लोगों को समझ में भी आए और वो उसको समझ सके कि ये पॉइंट किया जा रहा है, लेकिन वो किसी तरह से डायरेक्ट हिट भी ना हो। तो मुझे ये लगता है कि जो पिछले दिनों जो माहौल था, खासतौर से आप देखें तो सोशल मीडिया और मीडिया दोनों, तो उसमें ये लगता है कि आप कोई भी बात कहेंगे और वो किसी भी तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ है, तो आप पे तुरंत एक दबाव बनाया जाएगा कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं और आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, और उसके साथ ही आप पे हमले शुरू हो जाएंगे। तो शायद वो गुस्सा भी कार्टूनिस्टों के अंदर था। जैसे मैंने देखा कि बीच में एक कार्टूनिस्ट मित्र हैं जिन्होंने ये बाकायदा एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके एडिटर्स ने उनसे ये कहा है कि आप प्लीज इस पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ कार्टून ना बनाएं। मेरी संपादकों से बात होती रहती है तो वो बताते हैं कि दबाव बहुत है और अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से करीब हजारों मील दूर रांची जैसी जगह पर मुझे एक संपादक मित्र ने ये बताया कि आप यार ये कुर्ता जो है इसको भगवा मत बनाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये इतना ज्यादा स्क्रीनिंग हो रही है क्या, तो उन्होंने कहा यार हर चीज पे नजर रखी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 20-30 सालों में मैंने इस तरह का। पवन हमारे साथ हैं। पवन, हम यही जानना चाहते हैं कि आप मीडिया को देखकर, टीवी को देखकर मीडिया की हालत पर कार्टून बना रहे थे या जनता के बीच सुन रहे थे कि टीवी की ये हालत है और वो आपके कार्टून में पहुंच रहा था? ये हमको लगता है कि अभी इस चुनाव में, चुनाव जब भी हुआ है तो जैसे जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे अब गायब होते हैं और खुद चाहे मीडिया हो या इस बार का जो चुनाव आयोग का जिस तरीके का रहा है कामकाज का तरीका, तो ये हमको लगता है कि खुद एक अपने आप में इतना सब्जेक्ट दे रहे हैं और मूल रूप से ये कार्टून है। कारण इसका यह कि जिस वक्त का वो चुनाव भी देखे जब टी.एन. सेशन साहब थे, उनसे लेकर और फिर बाद में यहाँ जो चुनाव हुए तो के.जे. राव साहब हुए थे, तो वहाँ ये होता था कि जो पार्टियां होती थी, जो नेता होते थे, तो वो कार्टून बनते थे कि वो किस तरीके से अपने शासन या अपने इनको जब पकड़ते थे तो उसमें नेता जो होते थे वो मूल रूप से कार्टून का कैरेक्टर होते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि ये उल्टा है मामला, कि इस बार जो कार्टून बनाया है उसमें चुनाव आयोग के कार्टून बनाए हैं अपेक्षा के जो ये नेता लोग हैं। तो ये फर्क आया है। और मीडिया की जहां तक बात है तो आज के दिन में हमारा एक प्रिय कैरेक्टर मीडिया भी हुआ है कि जिस तरीके से भाषा और एक्शन जो टीवी का होता है, हम तो सच में एक तरीके से टीवी देखना ही बंद कर दिए हैं। इसलिए नहीं कि अब खबरें हमको मिल जाती हैं, वेबसाइट से मिल जाती है, वही 4, 5, 6 जो खोल कर देखते हैं। क्योंकि आधा घंटा यदि हमको लगता है कि आधा घंटा बैठकर, रात का एक टाइम होता है कि आते हैं भोजन करने के बाद थोड़ा न्यूज देखें, लेकिन जिस तरीके से एंकर की प्रस्तुति होती है और रिपीट होता है एक बात को, जो बात कहने का जो जोर जोर से कहना और जिस तरीके का लगता है कि एक पूरा सेटअप ड्रामा एक सवाल मैं जानना चाह रहा था वो आपसे। बताता क्या है कि और लगता है कि जितना जल्दी जितना बंद कर दे वो ठीक है जी। पवन, जिस तरह से मंजुल कह रहे थे कि उन्हें किसी ने कहा कि आप कार्टून में एक खास व्यक्ति को के कुर्ते को भगवा ना दिखाएं, क्या आपकी बिरादरी में भी बातचीत होती है, आप कार्टूनिस्ट जब मिलते हैं, कि आपका कैरेक्टर कैसा हो, सरकार के पक्षों को लेकर कैरेक्टर कैसा हो, उसको लेकर बंदिशें आपको नजर आती हैं? एक तो भीतर की कार्टूनिस्टों की दुनिया में और दूसरा बाहर काफी पॉलिटिकल लोग, अब शायद जैसे कुमारस्वामी तो कानून ही बनाने जा रहे हैं, उस तरह से असहनशील हुए हैं क्या? जी,
अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं से ये चाहे तो बोला गया हो या इस तरह की बात हुई हो, क्योंकि बहुत सीरियस कार्टून हम बनाते नहीं है। हमको लगता है कि जो चल रहा है बहुत हल्के फुल्के से वो ठहाका लगे और हंसी लगे, उस तरीके के कार्टून्स को करने में हमको आनंद आता है। तो ये नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर के पीछे आदमी पड़ा हुआ है तो फिर वो सीरियस कार्टून हो, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो भी कैरेक्टर आते रहे वो हम काम करते रहे, लेकिन फिक्स जब हमको लगा नहीं कि ऐसा कुछ सोचकर या कुछ टारगेट करके काम कर रहे हो, इसलिए शायद मुश्किल नहीं हुई। और बहुत सीरियस कार्टून चूंकि हमारा रहा नहीं कभी, तो हल्के फुल्के हंसी मजाक में। मंजुल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक समय तक, लंबे समय तक कार्टूनिस्ट को कोई चेहरे से नहीं जानता था, उसकी सार्वजनिक मौजूदगी नहीं होती थी, जैसे रिपोर्टर की होती है, एंकर की होती है या एडिटर की होती है। लेकिन अब आप लोग ट्विटर पर हैं, अपना कार्टून ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, तो अब आप जो भी करेंगे तो उसका ऑनलाइन पर अटैक होगा, हमला होगा, तरह तरह से आलोचनाएं होंगी। इन सब का असर आपके कार्टून बनाने पर पड़ता है क्या, या उससे ही आपको ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि और कार्टून बनाते हैं इस तरह से धारदार? देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी भी आदमी के खिलाफ आप कुछ भी कहते रहें लगातार, तो ये कहना तो असंभव है कि उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। देखिए, जब मैं कार्टून बनाने बैठता हूँ, जब मैं सोच लेता हूँ आज मुझे कार्टून बनाना है, और मैं जिस समय ड्रॉ कर रहा होता हूँ, उस समय मेरे मन में सिवाय पाठक के और कोई नहीं होता। मेरे मन में ये दबाव नहीं होता कि संपादक इसको देख के क्या कहेगा, या इंटरनेट ट्रोल्स इसको देख के क्या कहेंगे, या मेरे मित्र इसे देख के क्या कहेंगे, या मेरा परिवार इसे देख के क्या कहेगा। उस समय केवल जो ध्यान होता है वो एक तरीके से जैसे वो चिड़िया की आंख अर्जुन को दिखाई दे रही थी, उस तरह का माहौल होता है कि ये आइडिया अच्छा है, ये बात अच्छी है, इसको इस तरीके से कन्वे किया जाना चाहिए। तो उस समय तो वो नहीं होता है, उस समय मन में कुछ इस तरह का नहीं होता है कि ये इसके खिलाफ जाएगा या उसके पक्ष में जाएगा। हाँ, ये बात है कि कई बार होता है कि कोई कार्टून आपने बनाया और आपको लगा कि यार ये इसके पक्ष में है, और दूसरे दिन आपको पता चला कि जो आप समझ रहे थे जिस आदमी के पक्ष में है, वही आदमी आपसे शिकायत कर रहा है उस कार्टून के लिए। जैसे मैं आपको, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताना चाहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक केंद्रीय सरकार का एक मंत्री मुझे इसलिए ब्लॉक कर देगा कि मैंने उसके खिलाफ कार्टून बनाया। तो ये, और जबकि मैंने उसे टैग नहीं किया, मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, और वो कार्टून एक तरीके से उसके फेवर में जाता था। और यही वही सरकार है जो अभी ममता बनर्जी को इस बात पे चिल्ला रही थी कि साहब आपने बताइए, एक मीम शेयर करने के लिए आपने आदमी को जेल भेज दिया। तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो बात ये लोग जितना करते हैं, उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, और बाद में तमाम सारी रिपोर्ट्स भी आई कि कैसे इस तरह के मीम शेयर करने के लिए, कैसे नरेंद्र मोदी के मीम शेयर करने के लिए किसको जेल जाना पड़ा, किसको गिरफ्तार किया गया, किसको धमकी मिली, वगैरह वगैरह। तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला मामला है जो हम लोग सुनते हैं, हमें पता नहीं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू ने शंकर से कहा था कि डोंट स्पेयर मी, तो वो डोंट स्पेयर मी पब्लिकली कहने का भी रिवाज नहीं रहा, मतलब केवल दिखावे के लिए भी कहने का रिवाज नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजुल और पवन, आप दोनों का। समय कम है हमारे पास, लेकिन आपकी दुनिया ने, जिस तरह से कार्टूनिस्टों की दुनिया ने इस चुनाव को दर्ज किया है, उसकी एक किताब बाकायदा बनाकर पत्रकारिता के छात्रों की और लोकतंत्र में दिलचस्पी रखने वाले नागरिकों को एक बार देखना चाहिए उन कार्टून की नज़र से कि जो चुनाव गुजरा है, उस चुनाव की संस्थाओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर और होने वाली बातों को लेकर कार्टूनिस्ट किस तरह से दर्ज कर रहे थे। जो आप न्यूज़ चैनल देख रहे थे वो तो आपको पता ही है कि सब कार्टून बने हुए थे, कोई बैलगाड़ी में चल रहा था, कोई कहीं कुछ चल रहा था, खबरें कहीं दिख नहीं रही थी, जैसा कि पवन कह रहे थे कि, और इस तरह से हमारा ये चुनाव की एक समीक्षा कार्टून की नज़र से भी। ब्रेक के बाद हम चुनाव आयोग के और सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि लोग इतने पैनिक में क्यों हैं, क्यों घबराए हुए हैं, ईवीएम मशीन को लेकर, स्ट्रांग रूम को लेकर, मतों की गिनती को लेकर। क्या उनकी जानकारी में कमी है या चुनाव आयोग की साख नहीं है? ब्रेक के बाद।
2 महीने लोकसभा चुनाव चले, अब 23 तारीख तक नतीजों का इंतजार करना है। एक दिन एग्जिट पोल के तमाशे में निकल गया, लेकिन अब इस इंतजार में एक नया सवाल और बवाल दोनों पैदा हो गया है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे, अब चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सबको संदेह हो रहा है। कई जगह हंगामा मचा हुआ है कि ईवीएम इधर से उधर किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी मजबूती से इन खबरों का खंडन किया है। उसने अपनी ओर से एक कंट्रोल रूम बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जहां ईवीएम से जुड़ी शिकायतें निपटाई जाएंगी। लेकिन लोगों का संदेह बना हुआ है। जाहिर है ये चुनाव आयोग की साख पर भी टिप्पणी है। हालत यह है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी बयान जारी कर कहा है कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह जनादेश का भरोसा बनाए रखे। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जनता की राय बहुत पवित्र होती है और उसे संदेह से परे होना चाहिए। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति की बात का नोटिस लेते हुए कहा है कि वह पूरी जिम्मेदारी से इसका ध्यान रख रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उसका फौरन निपटारा किया जा रहा है। देश में अलग अलग जगहों पर मचा ये हंगामा ईवीएम की सुरक्षा को लेकर है। कई उत्तर भारतीय राज्यों से सोमवार और मंगलवार को ऐसी खबरें आती रहीं। हंगामे और धरने की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की हैं। बीएसपी के समर्थकों का कहना है कि सोमवार रात ईवीएम से भरी एक गाड़ी को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने नाकाम कर दिया। कोई एतबार नहीं है, कोई नहीं, हम लोग यही रहेंगे। इसके बाद बीएसपी और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी के समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कोई नहीं था, एक आदमी नहीं था। गाजीपुर से अफजाल अंसारी बीएसपी के उम्मीदवार हैं, जो जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा से है। अफजाल अंसारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां उनकी पुलिस अफसर से बहस हो गई। उन्होंने शक जताया कि जिला प्रशासन सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर ईवीएम में गड़बड़ी कर सकता है। अफजाल अंसारी ने मांग की कि हर स्ट्रांग रूम के पास निगरानी के लिए बीएसपी के 2 कार्यकर्ताओं को पास जारी किए जाएं। इस बीच चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़े इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि स्ट्रांग रूम सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा में है और उनकी 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी हो रही है। गाजीपुर प्रशासन ने निगरानी के लिए राजनीतिक दलों के 5 एजेंटों को हर स्ट्रांग रूम के आसपास रहने की इजाजत दे दी। प्रशासन का यह पूरा प्रयास है कि प्रत्येक प्रत्याशी 3 वैंटेज पॉइंट पर एक व्यक्ति जरूर तैनात करें और स्ट्रांग रूम पे जो व्यवस्था है उसको जरूर निगरानी रखें। हमारा पूरा प्रयास है कि चुनाव पारदर्शिता से हो और कोई भी ऐसी छेड़छाड़ या ऐसी कोई बातों का कोई मौका ही ना दिया जाए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। उधर यूपी के चंदौली से भी ईवीएम को लेकर शिकायत सामने आई और महागठबंधन के समर्थक धरने पर बैठ गए। यहां आरोप लगा कि एक गाड़ी से लाई गई कुछ ईवीएम काउंटिंग सेंटर के पास एक अलग कमरे में रखी गई। हालांकि प्रशासन ने कहा कि ये ईवीएम खराब हैं और जिन ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होनी है वो अलग कमरे में सील बंद रखी हुई हैं और लगातार सीसीटीवी की निगाह में हैं, लिहाजा हेराफेरी नहीं की जा सकती। दिन चढ़ने के साथ साथ ईवीएम को लेकर शिकायतों का सिलसिला बढ़ता गया। यूपी के ही मऊ में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय अपने समर्थकों के साथ
ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ गए। जिला प्रशासन को जब ये पता चला तो वो भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा और बाहर बैठी भीड़ को वहां से खदेड़ा गया। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि पिछले मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पकड़ा था। उनका आरोप था कि इस ट्रक को ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर लाया जा रहा था। डुमरियागंज में 12 मई को वोट डाले गए थे। नहीं तो वो तो हम लोग नहीं मूव करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है कि जो मतलब उनको लग रहा है कि हम लोग मशीनें किस ऑर्डर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया। इस घटना पर जिला प्रशासन ने दावा किया कि ये अतिरिक्त ईवीएम थी जिन्हें 7वें दौर के चुनाव के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन हंगामा होने के बाद इन ईवीएम को काउंटिंग सेंटर पर ही वापस भेज दिया गया। यूपी के ही मिर्जापुर में कांग्रेस उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने 300 रिजर्व ईवीएम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये ईवीएम बिना किसी सुरक्षा के अलग कमरे में रखी गई थी, लेकिन अब इन्हें स्ट्रांग रूम में ले जाया जा रहा है। उन्होंने ऑब्जर्वर से लिखित शिकायत भी की। उधर कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद कर दिया गया है, जिससे ईवीएम की अदला बदली का डर है। वहीं झांसी में सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी और एक निजी गाड़ी में ईवीएम वीवीपैट मिलने पर नेताओं ने हंगामा किया। बाद में डीएम ने मौके पर पहुंचकर नेताओं की मौजूदगी में ईवीएम की जांच की। पता चला कि ये बिना इस्तेमाल हुए रिजर्व ईवीएम थे जो चुनाव के बाद दूर दराज के इलाकों से लाए जा रहे थे। ये जो आप स्ट्रांग रूम देख रहे हैं, ये एक अलग से बनाया गया है जो रिजर्व की अनयूज्ड ईवीएम और वीवीपैट हैं उनके लिए, और इसका पर्पज यही होता है कि ये जो यूज्ड वीवीपैट और ईवीएम है उससे अलग रखा जाए, जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ईवीएम को लेकर इतनी शिकायतों की झड़ी लगने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू को सामने आना पड़ा। उन्होंने ईवीएम के रखरखाव को लेकर उठाए जा रहे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। जितनी भी ये जो मशीन्स मूव किया गया है, ना अनऑथराइज्ड अननोन पर्सन्स नहीं है, और उससे पहले फेजेस में भी एक आध जिले छोड़ेंगे अधिकतम 5% रिप्लेसमेंट हुआ। जो बचे हुए हैं उसको लेके जब लोग वापस जमा करने के लिए आ रहे हैं, कोई अनऑथराइज्ड व्हीकल है ना अनऑथराइज्ड अनधिकृत व्यक्ति के पास है, केवल वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार वही लोग ले आ रहे थे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कुछ अन्य राज्यों से भी ईवीएम से जुड़ी शिकायतें सामने आने लगीं। बिहार के सारण में सोमवार शाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरी एक गाड़ी को पकड़ लिया। आरजेडी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी अभी बिहार के सारण और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम के आसपास मंडरा रही ईवीएम से भरी एक गाड़ी जो शायद अंदर घुसने की फिराक में थी, उसे आरजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। साथ में सदर बीडीओ भी थे जिनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल उठना लाजिमी है, छपरा प्रशासन का कैसा खेल। इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि उत्तर भारत में ईवीएम के अचानक लाने और ले जाने के दृश्य और दावे, ऐसा क्यों है? कौन इन ईवीएम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? किसी भ्रम और गलत फहमी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को जल्द से जल्द एक बयान जारी करना चाहिए।